सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 9 फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को और देखते हैं पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत में विकसित लेड फ्री सेल्फ पावर्ड फोटो डिटेक्टर किस सामग्री पर आधारित है? तो आपको बता दें कि ये CS2 AGBI BR6 पर आधारित है। आपको इसका नाम निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए। इसका नाम एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, ये है CS2AGBI-BR6 है। और आपको बता दें कि जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। अब फोटो डिटेक्टर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? तो आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है, लाइट में इस्तेमाल किया जाता है, पर्यावरण जो एनवायरनमेंट का सेंसर होता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, स्मार्ट वॉचेज़ में यूज़ किया जाता है, तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर फ़ोटो डिटेक्टर्स लगाए जाते थे, वो लेड के बने होते थे, यानी लेड को आप बोल सकते हैं कि पेरोव्स्काइट मटेरियल इनको कहा जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानकारी होते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए भारत में अब इसको लेड फ्री विकसित किया गया है। अब आपको बता दें कि इसको जो बनाने वाली संस्था है, उसको आपको याद रखना है, ये कौन है? तो ये है आपका IIT हैदराबाद। अब IIT हैदराबाद और साथ ही साथ इस ये भी याद रखना है ARCI जो हैदराबाद है, इन दोनों ने मिलकर इसको काम किया है। यानी दोनों के मिलकर जो वैज्ञानिक है उन्होंने काम किया है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस जो नए फ़ोटो डिटेक्टर है इसकी ख़ास बात क्या है? कि ये बिना बाहरी बिजली के काम करता है। दूसरा ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, कम लागत है और कमरे के तापमान पर बनाया जा सकता है। जो महँगे मेटल कॉन्टैक्ट या फिर स्पेशल लैब की ज़रूरत अब यहाँ नहीं पड़ेगी क्योंकि लेड का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है। उसी तरह से कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्टिक देशों की सुरक्षा सहायता के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है और यह किस पहल के तहत किया गया है? तो आपको बता दें कि 200 मिलियन जो डॉलर है, बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत अब यूनाइटेड स्टेट जो है, बाल्टिक नेशंस को इतना रुपया देने वाला है। क्यों देने वाला है? आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो रूस की सैन्य गतिविधियाँ हैं, वो नाटो की ईस्टर्न बॉर्डर पर बढ़ रहा है। अब आपको देखना चाहिए, आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेटेजिक लोकेशन रशिया का। अब रशिया के बगल में कौन दिख रहा है? एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया और ये आप देख लीजिए, ये है आपका बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से सटे हुए ये जो 3 देश हैं, इन्हीं को कहा जाता है बाल्टिक नेशंस यानी कि एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया और देखिए किससे बॉर्डर बना रहे हैं ये? तो रशिया से बना रहा है और मैंने आपको बताया भी कि रशिया का अग्रेशन धीरे-धीरे इधर बढ़ रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया तीनों के तीनों नाटो के मेंबर हैं। टोटल जो नाटो है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये भी मैं बता देता हूँ, ये 1949 में हुआ था, मिलिट्री अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स ब्राज़ील में सॉरी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और यहाँ पर टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक। और यहाँ पर टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल का नाम है मार्क रूटे। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि नाटो में कुल 14 आर्टिकल है, लेकिन उनमें से आपको आर्टिकल 5 याद रखना है। आर्टिकल 5 का ये कहता है कि अगर एक देश पर हमला माना जाएगा यानी कि नाटो देश का ये तीनों मेंबर हैं और 32 मेंबर में से ये भी तीनों मेंबर हैं। अगर किसी भी एक कंट्री पर इस आर्टिकल के तहत हमला होता है तो पूरे कंट्री पर हमला माना जाएगा और सारे मिलकर लड़ाई करेंगे। ये कहना है आर्टिकल नंबर 14 का जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा पैसा दे रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्लास्ट इंडिया 2026 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और इसका मुख्य थीम क्या है? तो प्लास्ट का मतलब यहाँ पर प्लास्टिक की बात की जा रही है। 12वां एडिशन हो चुका है, कहाँ पर हुआ है आपका? आपको बता दें कि ये आपको भारत मंडपम नई दिल्ली और जो इसकी थीम है वो है आपका भारत नेक्स्ट। चलिए अब जान लेते हैं इंडिया के प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया का जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वर्तमान में 3 से साढ़े 3 लाख करोड़ का इसका योगदान है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कंज्यूमर गुड्स भी है और ग्लोबल सप्लाई चेन की भी बात करें तो भारत को $10 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको रिसाइकल करना पड़ेगा और प्लास्टिक उसमें एक अहम योगदान दे सकता है। यानी कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग ताकत है उसको दिखाना, प्लास्टिक सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनाना और साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होता है। प्लास्ट इंडिया 2026 कितने पर आधारित है, किन-किन चीज़ों पर आधारित है? तो ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिशन और टूरिज़्म पर आधारित है। अब आइए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड
कि पहली ओपन कॉल किसने लॉन्च की है, तो ये चूँकि आप देख सकते हैं आर-एन-डी से मामला है, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह से संबंधित हैं। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की फ़ोटो आप देख लीजिए, लेकिन उससे पहले आरडीआई फंड की मुख्य बातें को जान लीजिए। कुल फंड कितने का होगा? 1 से लेके 1 लाख करोड़ का ये होगा। ब्याज दर जो है 2 से दशमलव 2 से लेके 4% तक लिया जाएगा और 15 साल तक ये लोन दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलैटरल का मतलब होता है किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं तो कुछ न कुछ गिरवी रखते हैं, यहाँ गिरवी रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किन-किन सेक्टर को दिया जाएगा? स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी, डीप टेक, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जो कि केवल पब्लिक सेक्टर तक सीमित था। तो सरकार चाहती है कि लोग आगे आएँ और इस फंड का फ़ायदा उठाकर भारत को रिसर्च और इनोवेशंस में आगे ले जाने के लिए मदद करें। चलिए, तो ये हैं आपके कौन? ये हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं ये। अब ये पहल क्या दिखाता है? तो भारत में जो इनोवेशन लेड ग्रोथ है, आत्मनिर्भर भारत और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, ताकि स्वदेशी तकनीकें बाजार तक पहुंच सके और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत हो सके, इसीलिए ये फंड लाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्था ने आंध्र प्रदेश को भारत के शीर्ष 3 नवीनीकरण ऊर्जा हब में बदलने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट तैयार किया है? तो आपको बता दें, ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर एसेट का मतलब आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म किससे रिलेटेड है? एसेट प्लेटफ़ॉर्म रिलेटेड है, यानी एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है। अब आइए इसके ब्लूप्रिंट के मुख्य उद्देश्य को देखें, तो भारत में क्लीन ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बने, अफोर्डेबल बिजली बने, यानी सब लोगों तक बिजली पहुँचे तो उसका बिल भी लोग पेमेंट कर सके हैं, और रिलायबल पावर सप्लाई सभी उपभोक्ताओं के लिए बने, जैसा मैंने आपको बताया। और आंध्र प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट हब बनाना 2035 तक इसका मकसद है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत के एनर्जी ट्रांजिशन गोल के लिए मजबूती है, क्योंकि नेट ज़ीरो और क्लाइमेट कमिटमेंट की दिशा में हर स्टेट को अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी से इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट दोनों में भारत देश को फ़ायदा होगा। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री स्वयं इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी साहब हैं, और सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। किसके तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत काम करता है, जो कि खुद प्रधानमंत्री सँभालते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 24वां इंडो यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप प्लेनरी मीटिंग है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली, इंडिया में किया गया है। अब ये आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें, डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है। केवें नंबर का है? 24वें नंबर का है। और ये कौन-सा बैठक है? तो जॉइंट टेक्निकल बैठक है, यूएस के साथ हम किए हैं। किसके ऊपर है? तो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए है। संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन बेस्ड डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए ये बैठक किया गया है। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन है? समीर वी कामत साहब है, जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। 1 जनवरी 1958 को किसकी स्थापना की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका जो आपको याद रखना है मोटो, तो मोटो क्या है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पिल्लू एआई, जिसे भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग एवं अकाउंटिंग एजेंट कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें कि ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इंद्र चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिल्लू एआई नाम याद कर लीजिएगा, अजीब-सा नाम भी है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में पहली बार आ रहा है न्यूज़ में, तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए आपको ये सवाल आगे आने वाले परीक्षाओं में बन सकता है। चंद्रबाबू नायडू कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। साथ-साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत के रिचेस्ट सीएम हैं। अब पिल्लू एआई क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको बता देते हैं। तो ये एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंट है, यानी कि अब जिस चीज़ के लिए अकाउंटिंग सीखना पड़ता था, बिलिंग सीखना पड़ता था, वो ज़रूरत नहीं है, ये एआई से हो जाएगा। यानी आप कमांड देंगे मुँह से कि ये काम कर दो, तो बिलिंग हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सारे चीज़ सँभालने में अब ये मदद करेगा। तो यानी छोटे व्यापारी और जो एमएसएमई है, अब उसको कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर आते थे, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अब इसको किया जा सकता है। अब आपको ये याद रखना होगा कि जो पिल्लू एआई है, इसके जो फाउंडर हैं, उनका नाम क्या है? तो को-फाउंडर का नाम आपको याद रखना है, ये हैं राम मोहन साहब, इनका नाम अब बन सकता है एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, उससे पहले आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। साथ ही साथ आपको सैयद अब्दुल नज़ीर साहब का नाम याद रखना है। कौन है ये? ये यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं आपको याद रखना है
कि नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि पापी-कोंडा नेशनल पार्क हो गया, उसी तरह से श्री वेंकटेश्वरा हो गया और राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुए हालिया समझौते से किस प्राधिकरण का गठन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हर एग्जाम के लिए, ये सवाल निश्चित रूप से बनेगा। तो आपको बता दें कि भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुए हालिया बैठक समझौते में किसका गठन किया गया है? तो ये फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन किया गया है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को, लेकिन सबसे पहले नागालैंड को देखिए कहाँ पर है। तो नागालैंड में आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, तो असम से सटा हुआ राज्य नागालैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। तो अगर मैं नागालैंड की गवर्नर की बात करूँ तो अजय कुमार भल्ला साहब हैं, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और किनके-किनके बीच में डील हुआ है, तो ये भी बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह और नेफ्यू रियो के बीच में ही इस डील को किया गया है। अब यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? टांगी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। अब आइए समझते हैं कि ईएनपीओ है क्या? तो ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुल 6 जिला आता है और 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियाँ हैं। इन्हीं का ये एपेक्स बॉडी का शीर्ष संगठन है। आप देखिए, अगर आप लेंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो यानी कि ईस्टर्न पार्ट की बात की गई है और यही 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। यानी नागालैंड का ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसी के ऊपर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एफएनटीए, यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन हुआ है। अब एफएनटीए बनेगा किसके लिए? तो 6 जिलों के लिए बनेगा, जहाँ पर इनको कितने विषय पर दिया जाएगा? तो 46 टोटल सब्जेक्ट है जिस पर इनको शक्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा। यानी इनका अपना मिनी सेक्रेटरिएट होगा, प्रशासनिक ढांचा होगा और विकास योजनाओं के लिए ज़्यादा निर्णय लेने की शक्ति अब इनको दिया जाएगा। क्यों? ये लड़ाई बहुत दिन से चलते हुए आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो संगठन के हेड हैं, उनका कहना ये है कि जो नागालैंड की सरकार है, इधर ईस्टर्न वाले क्षेत्र में ध्यान नहीं देती है, जहाँ पर लोग पीछे रह जा रहे हैं, यानी कि बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और जगह के लोगों के साथ। तो इसीलिए ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो आपको ये भी डाउट आ जाएगा कि यहाँ पर तो 371 ए भी इम्पैक्ट हुआ है क्या? तो बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके आगे बारे में भी जान लेंगे। उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब पूर्वी नागालैंड के लिए पॉपुलेशन और एरिया के अनुपात में डेवलपमेंट आउटले दिया जाएगा, जिसका शुरुआती खर्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहन करेगा और ये राशि जो है तय समय तक दी जाएगी, जितना कहा गया है। अब आपको बता दें कि जो 371 ए है, जो कि 13वां संविधान संशोधन था, 1962 में इसको जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो नागालैंड राज्य को जो विशेष कानूनी रूप से संरक्षित और स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है, और ये जो संसद को नागालैंड विधानसभा की सहमति के बिना नागा सामाजिक धार्मिक प्रथाओं, पारंपरिक कानून है, नागरिक आपराधिक न्याय और भूमि स्वामित्व के संबंधित कानून पारित करने से रोकता है। तो यानी कि कोई ऐसा काम किया ही नहीं गया है जो 370 ए को जो है आपको इम्पैक्ट करता हो। यहाँ पर सीधा-सीधा उनको 6 जिलों के लिए एक गठन बना दिया गया है, जिनको कि पावर दे दिया गया है, जिसका शुरुआती वहन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आपसे पूछा गया है कि इंडियन टीचर हैं, जिनका नाम क्या है? रूबल नागी है, इनको $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है। किस कंट्रीब्यूशन जो है इनका शिक्षक, मतलब ये बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं भारत में, इसलिए इनको ये योगदान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में दिया गया है इनको। आप देख सकते हैं यही है रूबल नागी और इनका टोटल इंडिया में 800 लर्निंग सेंटर्स है और इनका फाउंडेशन का क्या नाम है? तो जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, इनके फाउंडेशन का नाम है, 800 लर्निंग सेंटर है, जहाँ पर ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको वहाँ पर सिखाया जाता है अलग-अलग क्षेत्रों में। लिटरेसी हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारी चीज़ों का ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है। तो इस बेहतरीन कार्य के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे वन लाइनर सवाल है। रोहित ऋषि ने एज्यूम किया है चार्ज एमडी का किस इंस्टीट्यूशन के लिए? तो ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कमिटी जो कंपनी लिमिटेड है, इसके लिए। अब यही है, आपको याद रखना है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम रोहित ऋषि है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में किस देश के जो सलाला बंदर पोर्ट है, यानी बंदरगाह है, उस पर पहुंच गया है? तो आपको तो पहला सवाल यही बन जाएगा कि सलाला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये ओमान में स्थित है और ये जो सेल ट्रेनिंग शिप है आईएनएस सुदर्शनी, ये पहुंच गया है पहली बार ओमान में। यानी कि अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि सेल ट्रेनिंग शिप क्या होता है। तो एक ऐसा नौसेना का जहाज, जहां पर अधिकारी और जो कैडेट्स होते हैं,
समुद्र में काम करने की ट्रेनिंग लेते हैं। और पोर्ट कॉल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पोर्ट कॉल का मतलब होता है कि जब भी कोई जहाज किसी बंदरगाह पर रुकता है या जाता है, चाहे वो व्यापार के लिए हो, ईंधन भरने के लिए हो, प्रशिक्षण के लिए हो, यहाँ तो प्रशिक्षण की ही बात की जाएगी, कूटनीति यात्रा हो या दोस्ताना दौरे के लिए हो, इसलिए किया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है। सम नम वरुण, ये क्या है? मोटो है हमारे इंडियन नेवी का। और एडमायरल डी के त्रिपाठी जो हैं, कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। साथ ही साथ आपको जानना पड़ेगा क्या कि सम नम वरुण जो है वो क्या है? वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया मोटो है, जिसका मतलब होता है कि मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपसे क्या सवाल पूछा गया है। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ट्रैवल राइटर का निधन हो गया है? तो इनका नाम है ह्यूज गैंजर। आप देख सकते हैं सर का निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन यही थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर, जो आने में आज थोड़ा-सा देर हो गया है। चलिए, सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।